वेलकम बैक। जागो भारत देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल ट्रक पर रख दिया था पत्थर और पलटने से बची एक नैनी दून। इस बीच जन शताब्दी एक्सप्रेस 100 मीटर तक ट्रैक पर घसीटती गई ट्रेन और पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। तो यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा टला है। ट्रैक पर रख दिया था पत्थर और पलटने से बची नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस। 100 मीटर तक ट्रैक पर घसीटती गई ट्रेन और पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बड़ी मुश्किल से पत्थर को निकाला गया। दरअसल देखिए, ट्रैक पर पत्थर यहां पर रख दिया गया था, जिसके बाद एक बड़ा हादसा पायलट की सूझबूझ से टल गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां बड़ा हादसा टला है। ट्रैक पर किसी ने पत्थर रख दिया था और नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस जो वहां से गुजर रही थी वो पलटने से बच गई और ट्रैक पर घसीटती गई ट्रेन। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बड़े मुश्किल से पत्थर को वहां से हटाया गया है। तो देखिए, एक बड़ा हादसा टला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक पर किसी ने पत्थर रख दिया था और उसके बाद काफी मुश्किल से पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पलक बिल्कुल अज्ञात के खिलाफ इसमें मामला फिलहाल दर्ज हो गया है। जानकारी मिली है कि कुछ साक्ष्य भी वहां पर मौके पर पहुंचकर इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल रेल संपत्ति और यात्रियों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से यहां पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां पर पटरी पर देखिए ट्रैक पर कैसे बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल इंजीनियरिंग विभाग, परिचालन विभाग, ये उच्च अधिकारी जितने भी हैं वो मामले की पड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। हालांकि पत्थर के कारण कुछ देर तक ट्रेन ट्रैक पर घिसटती हुई चली गई। ड्राइवर जो वहां का पायलट था, ड्राइवर था, समझदारी उसने दिखाई, उसकी सूझबूझ से हादसा होने से बच गया। इस मामले में नैनी दून एक्सप्रेस के ड्राइवर, सहायक ड्राइवर और गार्ड के बयान भी फिलहाल दर्ज कर लिए गए हैं। जो डीआरएम, उनका कहना है कि घटनास्थल के पास कोई ऐसा साक्षी नहीं मिला जिससे ये स्पष्ट हो सके कि पत्थर जानबूझकर वहां रखा गया था या क्या कुछ मंशा इसकी रही होगी। हालांकि ये प्रश्न अभी लगातार बना हुआ है कि ट्रैक पर पत्थर कहां से आया, किसने रखा, इसके पीछे मकसद आखिर क्या कुछ रहा। फिलहाल रेलवे और आरपीएफ की टीम हर बिंदु पर बड़ी बारीकी के साथ तहकीकात फिलहाल कर रही है। घटनास्थल से आसपास के नागरिकों में स्थिति भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। डीआरएम ने बताया है कि घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसकी रिपोर्ट भी साझा समय आने पर की जाएगी। और इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर ओडिशा से आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज करेंगे नामांकन। संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र प्रधान और वो नामांकन आज करते हुए नजर आएंगे। संबलपुर सीट से प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जितने भी बीजेपी प्रत्याशी हैं जो जब नामांकन कर रहे हैं, एक शक्ति प्रदर्शन, एक वहां पर ताकत का प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाता है। बड़ा भारी रोड शो निकाला जाता है। आपने देखा होगा अब तक जितने भी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है उनके द्वारा यहां पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर ओडिशा से सामने आएंगी, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि आज नामांकन करेंगे और उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर उड़ीसा से आपको बता रहे हैं और आज हमारी सहयोगी प्रिया भी वहीं पर रहेंगी और दिन भर जो तस्वीरें सामने आएगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। अखबारों का रुख कर लेते हैं। अखबारों में और कौन कौन सी बड़ी हेडलाइंस, इसको आप जान लीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। देखिए, खबर यह है कि तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर पर बैन। 48 घंटे तक प्रचार नहीं कर पाएंगे केसीआर। कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर उनके पर एक्शन फिलहाल लिया गया है। और ऐसे में देखिए, चुनाव आयोग इस बार काफी ज्यादा एक्टिव मोड में हमें नजर आ रहा है। तेलंगाना के पूर्व सीएम पर एक्शन लिया गया। 48 घंटे तक वो प्रचार प्रसार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ उनकी तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और इसी को लेकर शिकायत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी और अब फिलहाल उन पर एक्शन लिया गया है। बढ़ते खबरों में आगे, और टीएमसी ने कुणाल घोष को महासचिव पद से हटाया है। टीएमसी ने महासचिव पद से कुणाल घोष को हटाया है और आपको बताते चले कि टीएमसी विरोधी विचार के चलते महासचिव पद से उन्हें हटाया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां टीएमसी ने कुणाल घोष को महासचिव पद से हटा दिया है और वजह टीएमसी विरोधी विचार के चलते उन्हें हटाया गया। साक्षी
खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं यानी कि लोकसभा चुनाव जो फिलहाल हो रहे हैं उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बीजेपी के दिग्गजों से 10 देश के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है और चुनावी अभियान के अनुभवों पर चर्चा यहां पर खास तौर पर की गई है। और देखिए, जब हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें भारत का नाम सबसे पहले आता है और ऐसे में जब भारत में इतने बड़े स्तर पर चुनाव हो रहे हैं तो लगातार सभी जो देश है उनकी नजरें भारत के ऊपर बनी हुई है। ऐसे में मुलाकात यहां पर की गई बीजेपी के दिग्गजों के साथ में 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। अहम विषयों के ऊपर चर्चा की गई है, चुनाव से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है और खासतौर पर चुनावी अभियान के अनुभवों के ऊपर इन सभी प्रतिनिधियों ने यहां पर बीजेपी के दिग्गजों के साथ में चर्चा की गई। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया के चुनाव फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। पलक और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। राहुल पर दोनों में से किसी एक सीट पर लड़ने का लेकिन दबाव है। अमेठी और रायबरेली पर फैसला जल्द अब हो सकता है, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बाद में फिर ये जानकारी मिली कि प्रियंका गांधी नहीं, लेकिन कोई कांग्रेस का यहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि लेकिन राहुल गांधी पर जरूर दोनों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने का प्रेशर है। तो ये बड़ी जानकारी इससे ये जुड़ रही है। हालांकि जानकारी पहले ये मिली थी कि जब वायनाड का चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद जल्द से जल्द अमेठी का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसी बीच अब ये अपडेट मिल रहा है। और पलक, दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल बकायदा लिखा हुआ है, कॉलम में लिखा है कि अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस गहराता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण की लड़ाई पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारों पर संविधान के खिलाफ में जाकर पिछड़ों के आरक्षित कोटे में सभी मुसलमानों को शामिल करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बुधवार यानी कि कल की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की ये योजना है कि केंद्र में सरकार बनाने के बाद में वो 15% आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। अब ऐसा करके पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों को उनसे छीन लेगी पार्टी। तो एक तरफ अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस गहरा रहा है, वहीं लगातार जो निशानेबाजी है वो जारी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बंगाल में बीजेपी के प्रचार वाहन पर हमला हुआ। आसनसोल में बीजेपी के प्रचार वाहन पर हमला हुआ। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए, कार में तोड़फोड़ की गई, ये बात कह रहे हैं। कार ड्राइवर को पीटने का भी आरोप लगाते हुए बीजेपी नजर आई है। देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी गाड़ी पर हमला किया गया, ये आरोप। और हेडलाइट्स टूटी हुई गाड़ी की आप देख सकते हैं। हालांकि ये भी खबर मिल रही है कि ड्राइवर को भी निशाना बनाया गया और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। अमूमन बंगाल से इस तरह की खबरें, तस्वीरें सामने आती रहती है और हमने ये देखा है कि बीजेपी कई बार टीएमसी पर आरोप लगाते हुए नजर आती है। हालांकि टीएमसी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जानबूझकर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त सियासत वहां पर हाई है। रंजना। बिल्कुल, तो बंगाल में बीजेपी के प्रचार वाहन पर देखिए किस तरह से हमला हुआ है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर गाड़ी क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, कार में तोड़फोड़ की गई है और अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी। कार ड्राइवर को पीटने का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई। ये एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर। और बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। आसनसोल में बीजेपी के प्रचार वाहन पर हमला हुआ। अब इसके बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई। कल भी हम ऐसी तस्वीरें कुछ दिखा रहे थे जहां पर बस में हमला किया गया था तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर और तब भी बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर आरोप लगाए थे। बिल्कुल, और देखिए ऐसी तस्वीरें लगातार वहां से निकलकर सामने आ रही। बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर बताते चले। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वाइस चांसलर को कर्नल की उपाधि, 19 वीसी को कर्नल की मानद उपाधि। दिल्ली, गुजरात की यूनिवर्सिटी के वीसी, साथ ही साथ गोवा, तमिलनाडु के भी वीसी इसमें शामिल है। जेएनयू की वीसी शांति श्री धूलीपुड़ी का भी नाम इसमें शामिल है और उनको भी सम्मान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सलमान खान से जुड़ी है खबर। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के पूरे मामले में जो आरोपी था उसने खुदकुशी की कोशिश की। दरअसल आरोपी अनुज थापन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था मुख्य आरोपी के तौर पर, जिसके द्वारा ये पूरा जो प्लान था वो बनाया गया था। मास्टरमाइंड कहा जा रहा था। अनुज थापन को फिलहाल पुलिस की कस्टडी में खुदकुशी करने की पलक यहाँ पर कोशिश की है। मामला पुलिस की जांच में है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें एक अधिकारी ने बताया कि उसने दक्षिण मुंबई में अपराध शाखा की इमारत में स्थित लॉकअप में शौचालय में फांसी लगा ली। ये घटना बुधवार दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है। वो शौचालय गया था। घटना के समय लॉकअप में 5 अन्य आरोपी भी थे। फायरिंग के मामले में थापन के 2 सह आरोपितों की जांच को बाहर ले जाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इसमें है। फायरिंग करने वाले शूटर्स को पिस्टल उपलब्ध कराने के आरोप में
पंजाब से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। शौचालय से देर तक जब वो नहीं निकला तब शक हुआ, दरवाजा तोड़ा तो देखा वो खिड़की से लटका हुआ इसमें मिला है। मकोका के तहत कार्रवाई के बाद आरोपित काफी उदास था, ये जानकारी मिली है। क्राइम ब्रांच ने कहा कि मकोका के तहत कार्रवाई के बाद आरोपी काफी उदास था, उससे पता था कि अगले 10 साल तक उसे जमानत नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि उसने फांसी लगा ली। लॉकअप के अंदर उसे दी गई चटाई फटी हुई मिली है। ये जानकारी मिली कि लॉकअप के अंदर उसे जो चटाई दी गई थी उसको फटी हुई वो मिली है। चटाई में लगे हुए कपड़े को निकालकर उसने इसकी रस्सी बनाई और इस घटना को अंजाम दिया। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे इसी बीच। अब दिल्ली एनसीआर में जहां पर स्कूलों में धमकी के मामले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। जांच एजेंसियों को पाकिस्तान पर शक है, चुनाव में अस्थिरता फैलाने की कोशिश इससे कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे कि चुनाव होने हैं, हर किसी की नजर इन चुनावों पर है। और ऐसे में कल जब ये बड़ी खबर आती है कि 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, सभी कल बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद से ही पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच पे लगी हुई है। साक्षी, आप तो कल खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी और आपने वहां पर पेरेंट्स से भी बातचीत की थी। बिल्कुल पलक, और पेरेंट्स से बातचीत करी थी। भारत 24 की पूरी टीम कल ग्राउंड पर मौजूद थी। अलग अलग स्कूलों के बाहर वो मौजूद थे, जिन जिन स्कूलों को धमकी भरे मेल्स आए और पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे। और अगर जीपीएस की बात की जाए तो जीपीएस की अलग अलग ब्रांचेस में और बहुत सारे स्कूलों ने जहां पर पलक मैसेजेस नहीं भी आए थे, उन्होंने भी स्कूल को वैकेंट कराने का डिसीजन लिया, क्योंकि एहतियाती कदम यहां पर उठाए जा रहे थे। अब आप खुद सोचिए, अगर हेडलाइन की बात करूं तो दैनिक भास्कर में हेडलाइन दी गई कि दिल्ली एनसीआर के 200 स्कूलों में बम के फर्जी ईमेल से 8 घंटे हड़कंप और स्कूल खाली कराए गए। अब 200 स्कूल की जब बात आती है तो एक स्कूल में हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और जब आप हजारों की तादाद में एक स्कूल से स्टूडेंट निकालते हैं, कितना बड़ा वो प्रोसीजर होता है। और पुलिस क्योंकि मौजूद रही, इवैक्यूएट उनको किया गया, खाली उनको कराया गया, वैकेंट कराया गया स्कूल, तो लाखों स्टूडेंट्स एक तरीके से यहाँ पर प्रभावित होते हुए कुल मिलाकर नजर आया। हजारों पेरेंट्स स्कूल पहुंचे, फेक ईमेल रूस से आए थे, पुलिस के द्वारा ये कहा गया है। यहाँ पर हेडलाइन दैनिक भास्कर में दी गई है और लिखा है कि बच्चों को छोड़कर लौटा था, 15 मिनट में कॉल आ गया। कुछ पेरेंट्स का ये सामने आया जो उनके द्वारा बात की गई। अब ईमेल यूजर नेम आतंकी संगठन आईएस से प्रेरित यहाँ पर नजर आ रहा है। साक्षी, इसमें ये भी जानकारी है कि धमकी भरे ईमेल में .com की जगह, जो हमारे में .com यूज होता है gmail.com, उसकी जगह RU लिखा है और ये जो IP एड्रेस है वो रूस में इस्तेमाल किया जाता है। ये जानकारी मिली है, सोर्सेस के हवाले से ये खबर मिली है, जो कि वेबसाइट है सावरिम, जो कि एक अरबी शब्द है। इसका इस्तेमाल आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट IS करता है। ईमेल में कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी। अधिकारी ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि मेल रूस से ही भेजे गए हों, भारत में बैठकर भी फर्जी IP एड्रेस। और पलक, आतंकी संगठन जो आप स्वारिम शब्द का इस्तेमाल आपने बताया, उसमें अरबी भाषा का इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है तलवार को भांजना होता है इसका मतलब, और RU रूस का डोमेन है। महिमा, बिल्कुल, तलवारों का टकराव इस सवारिन का मतलब होता है। अच्छा, कल शाम तक 4 बजे के आसपास 4 का वार जो हमारा बुलेटिन था उसमें हमने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान का कनेक्शन भी इसमें सामने आया है, ISIS का कनेक्शन भी इसमें हो सकता है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। दोपहर तक आते आते मेल ID भी आ गई थी, जैसा कि अभी पलक ने आपको बताया। सवारिन में @mail.ru ID है और इसी ID से एक मास मेल भेजा गया। और ऐसे बहुत सारे संस्थान, ना सिर्फ शिक्षण संस्थान को भेजा गया, स्कूलों को भेजा गया, बल्कि ऐसे ही संस्थान भी थे जिसमें बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको डराने की कोशिश। कुछ जगहों पर तो कॉल्स भी आए। हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद थे सुरेश, उन्होंने बताया कि कुछ संस्थानों को तो कॉल करके भी धमकी दी जा रही है। तो ओवरऑल देखिए, अभी जो मेरे पास इस वक्त अमर उजाला, उसमें आंकड़ा 223 का बताया गया। हम 100 के आसपास कल बता रहे थे। तो 223 स्कूलों में बुधवार को एक ईमेल के जरिए बम होने की धमकी फिलहाल मिली थी, जिसको लेकर अफरा तफरी काफी ज्यादा मच गई। आपको साक्षी और पलक ने बताया। और ये दूसरी बार है महिमा, रंजना और पलक की, जब बेंगलुरु में भी हमने देखा था 50 से ज्यादा स्कूलों को एकदम ऐसे मेल भेजा गया था और अफरा तफरी का माहौल तब भी देखा गया था। बिल्कुल, इसी का जिक्र मैं भी करने वाली थी। देखिए, इससे पहले बेंगलुरु और चेन्नई में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। देखिए, बाकायदा हिंदुस्तान में एक मैप बनाया गया और इस मैप में बताया गया कि कहां पर कितनी शिकायतें मिली है। 29 शिकायतें सबसे अधिक उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पुलिस को मिली है और स्कूलों में बम की खबर से खलबली। और ये कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर अखबारों में हैं और तस्वीरों के जरिए ये बताया गया कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो बच्चे यहाँ पर रोते नजर आए और पेरेंट्स लगातार पहुंचे और अपने बच्चों को वहां से लेते हुए नजर आए, और डॉग स्क्वाड की टीम हो या बम स्क्वाड की टीम हो, लगातार जांच पड़ताल करती हुई नजर आई। हालांकि शासन प्रशासन काफी अलर्ट रहा और बहुत अच्छी तरीके से और एक ऑर्डर में यहाँ पर चीजों को संभालते हुए नजर आए और तुरंत यहाँ पर एक्शन लेते हुए नजर आए। आगे बढ़ते देखिए, इसी पूरे मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी आपको दे देते हैं। सतर्कता शिक्षा निदेशालय ने एडवाइजरी फिलहाल जारी की और सभी स्कूल प्रमुख ईमेल ID संदेशों को जांचेंगे।
कुछ गलत दिखता है तो दिल्ली पुलिस को सूचना देंगे। क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को सूचना देंगे। स्कूली कानून प्राधिकरण को सूचना देते हुए नजर आ सकते हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाए। तो अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा ना बने। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा और शिक्षा निदेशालय ने ये एडवाइजरी सभी स्कूलों को जारी कर दी कि दोबारा अगर इस तरह का मेल या फिर कुछ इस तरह के मेल के जरिए आपको कुछ भी मैसेज भेजा जाता है तो आप तुरंत उसकी सूचना इन विभागों को दें। हमने आपको ऑलरेडी बता दें कि कौन कौन से विभागों को आपको सूचना देनी है। तो स्कूल प्रमुख ईमेल आईडी संदेशों को जांचने को लेकर के आदेश दिए गए कि आप पक्का जांचें और अगर कुछ भी गलती आपको दिखती है तो आप पुलिस को जानकारी दें। उप शिक्षा निदेशक को भी आपको सूचना देनी है और इसके अलावा स्कूल कानूनी प्राधिकरण को भी आपको सूचना देनी चाहिए और तुरंत कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मामले को लेकर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से रिपोर्ट मांगी है। एलजी बुधवार सुबह मॉडल टाउन स्थित एक स्कूल में स्थित स्थिति का उन्होंने जायजा भी लिया और उन्होंने ईमेल को लेकर अहम जानकारियां पुलिस को मिली है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ये स्टेटमेंट उनका सामने आया था। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू और हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन पूजन किए, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। राम मंदिर में राष्ट्रपति ने दर्शन पूजन किया। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने बुधवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य व भव्य बन रहे राम मंदिर के विराजमान रामलला के दर्शन पूजन किए और द्रौपदी मुर्मू ने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की आरती में भी वो शामिल होकर दर्शन पूजन करती नजर आई हैं। और देखिए, इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, गोपाल दास और तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे और इससे पहले राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर वहां से सीधे श्री राम जन्मभूमि पहुंची। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए अयोध्या के दौरे पर। और इस दौरान आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। भव्य और दिव्य राम मंदिर में बारीकी से अवलोकन भी किया राष्ट्रपति मुर्मू ने और राष्ट्रपति ने कुबेर टीले पर बने शिव मंदिर का भी वहां जाकर दर्शन पूजन किया। सरयू सलीला की संतों के द्वारा मंत्रोच्चारण से आरती किया गया और सरयू सलीला में आरती के दौरान संतों ने रामानामा उड़ाया और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। और इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करती हुई नजर आई। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद से लगातार तमाम जो दिग्गज हैं देश भर से पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे। दो अलग अलग तस्वीर, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन और उसके बाद देखिए सरयू घाट में भी वो आरती करती हुई नजर आई। पलक बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर असीम श्रद्धा के साथ पहुंची हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हनुमानगढ़ी में दर्शन उनके द्वारा किए गए, भगवान श्री राम के दर्शन किए गए। लगभग 3.5 घंटे तक वो अयोध्या में रुकी और यहाँ पर पूजा अर्चना करती हुई वो देखी गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे कश्मीर से। कश्मीर के बांदीपोरा में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार यहाँ से किया गया है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर की गई है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज है और फिलहाल अब जांच शुरू हो चुकी है। तो बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है सुरक्षा बलों का बांदीपोरा में, जहां पर आतंकियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है और अब इस पूरे इलाके में घेराबंदी करके जांच हो रही है। 2 लोगों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और इस बड़ी सफलता को यहां पर अंजाम मिला है। दोनों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज होकर जांच इसमें शुरू हो चुकी है। तो देखिए जांच पड़ताल लगातार जारी है। वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांदीपोरा के द्वारा ये जानकारी दी गई है और ट्वीट में इंफॉर्मेशन साझा की गई है एक्स के माध्यम से कि जॉइंट ऑपरेशन किया गया। इंडियन आर्मी के द्वारा बांदीपोरा पुलिस के साथ में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फिलहाल लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और यहाँ पर आतंकवादियों के साथ में ये तस्वीर भी सामने आई। 2 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन रहा, एक्शन यहाँ पर लिया गया। बांदीपोरा कश्मीर से ये खबर फिलहाल आपकी स्क्रीन पर और वो ट्वीट भी आप देख रहे हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले पर यहाँ पर स्पष्टीकरण की मांग को लेकर केंद्र की अर्जी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर यहां पर स्पष्टीकरण मांगा था। कहा था कि सभी स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटित करना अनिवार्य नहीं है। महिमा बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए भारत को समंदर में मिली नई ताकत। ओडिशा में स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया।
और इसकी जानकारी फिलहाल आज अखबारों में भी दी गई है कि कैसे हमारी जो सेना है, नौसेना ताकतवर होते हुए नजर आएगी और 650 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर निशाना ये लगा सकती है। स्मार्ट मिसाइल देखिए सफलतापूर्वक इसका परीक्षण फिलहाल किया गया। आज हर अखबार में इसको लेकर के जानकारी भी दी गई है। अमर उजाला में हेडलाइन, नौसेना की बड़ी ताकत परीक्षण में सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट रही सफल। राजनाथ सिंह ने कहा कि ताकत और बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात कि भारत ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। यह अगली पीढ़ी को हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है जिसे नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को डिजाइन और विकसित किया गया है।